ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा वेटेज रखता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 33% ऑफ द टोटल केमिस्ट्री, और नीट के अंदर आपका 60 to 70 मार्क्स यही सब्जेक्ट सिक्योर करके देता है। माई नेम इज शाश्वत पाठक एंड सम ऑफ माई क्रेडेंशियल्स आर ऑन द स्क्रीन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कैसे करें जिससे आपका हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा चलता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत तो होती है जीओसी के साथ। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 11th क्लास का एक चैप्टर है। आप जिसने ये चैप्टर पे कमांड कर लिया, उसका हाइड्रोकार्बन से लेके लास्ट चैप्टर एमीन्स तक सब कुछ स्मूथली चलता है। अगर जीओसी को तोड़ा जाए तो वो 5 पार्ट्स में बढ़ता है, जैसे कि पहला नॉमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म, तीसरा अलग अलग टाइप के रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूट्रोफाइल्स, चौथा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और पांचवा एक्सट्रैक्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर पे सब बच्चे ध्यान देते हैं कि आईयूपैक नेम तो आना ही चाहिए। आईयूपैक नेम के रूल्स भी सीख लेते हैं, आईयूपैक के रूल्स सीखने भी चाहिए, क्योंकि आईयूपैक नेम्स पे कभी कभी सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है, आपके 4 मार्क्स में गारंटीड हो जाता है। बट इसमें कभी भी ना आप ये ना भूल जाएं कि आप कॉमन नेम्स पढ़ना ही भूल जाएं। कॉमन नेम्स पढ़ना रटने ऐसा लगता है, बच्चे अवॉइड करते हैं, सोचते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है नहीं, इसको तो हम समझेंगे। बट क्या है कि अगर आप सोचें कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दे दिया कि मेसेटाइल ऑक्साइड बन रहा है, और आपको यही नहीं पता कि मेसेटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि मेसेटाइल ऑक्साइड तो आपने कॉमन नेम याद ही नहीं करा, तो क्वेश्चन में आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको बस एक कॉमन नेम ना पता होने के कारण आपका वो क्वेश्चन चला गया। तो हमेशा ध्यान रखें कि नॉमेनक्लेचर करते वक्त जितनी इंपॉर्टेंस आप आईयूपैक नेम को दे रहे हैं, उतना ही आप कॉमन नेम्स को भी दें, क्योंकि नीट बहुत ही फैक्ट बेस्ड पेपर है, उसके अंदर कॉमन नेम सीधा सीधा क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। दूसरा आता है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म के अंदर सब बच्चों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो बहुत पसंद है, मेटामेरिज्म में मज़ा आता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म मज़ा आता है, बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दिक्कत होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एनसीईआरटी में जीओसी में दिया भी, वो आपका सीधा करवाते हैं वो लोग, अगले साल चैप्टर्स के बीच बीच में डालते हैं। बट अगर आप उसे स्टार्टिंग में ही देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए आइसोमेरिज्म एज अ होल कंप्लीट हो जाए। आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखा तो उसके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों होते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब जाके आपको समझ में आता है कि क्या आप बोल रहे हैं। इनैंशियोमर्स, डायस्ट्रोमर्स, ये सब टर्म्स क्या होते हैं, डीएलएन फॉर्म, मीजो फॉर्म, इन सबको एक बार आप समझ लें तो फिर आपका वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये दिक्कत आती रहेगी। अगर आपने से नहीं समझा तो आपको आने वाले ऑर्गेनिक चैप्टर्स में भी दिक्कत आएगी, बायोमोलिक्यूल्स में भी समझ में नहीं आएगा कि लीवोरोटेटरी, डेक्सट्रोरोटेटरी क्या बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से आप आइसोमेरिज्म से स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टार्टिंग में ही निपट लें तो एक अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव डल जाती है। तीसरी चीज़ जो कि है आपके रिएजेंट्स। मैं रिएजेंट्स पे सबसे ज़्यादा पॉइंट बोलने वाला हूँ, कि रिएजेंट्स मेरे हिसाब से सबसे अंडररेटेड तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का। अगर आप देखें कि रिएजेंट्स आपको बताया जाता है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है इनके इफेक्ट्स, एम इफेक्ट, आई इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, अलग अलग टाइप के इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। आप ये सब इफेक्ट्स को पढ़ें, समझें, देखें कौन सा इफेक्ट शो करता है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अब हेलोजेंस जो है वो एम इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करते हैं आई इफेक्ट, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट कर रही है। इस पे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। अगर स्टार्टिंग में ही आप कंसेप्ट बना लें तो आपके पूरे 2 साल स्मूथली चलते हैं। तो लेकिन रिएजेंट्स में एक और चीज़ है, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि चैप्टर बदलते रहते हैं, चैप्टर आएगा, चैप्टर नया आएगा, लेकिन रिएजेंट्स वही रहते हैं। अगर आपने इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दिया, क्यों ना रिएजेंट्स को पढ़ा जाए, क्यों ना रिएजेंट से समझा जाए, तो बड़ा आसान हो जाता है कि रिएजेंट्स हर जगह वैलिड होते हैं। जैसे कि जिसने ये समझ लिया कि ये स्पेसिफिक रिएजेंट है, जैसे कि आप ले लीजिए LiAlH4, बहुत जगह यूज़ होता है। जिसने ये समझ लिया कि रिड्यूसिंग एजेंट है, हर जगह रिड्यूस ही करेगा, उसका काम ईजी होगा। आप चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ सकते कि LiAlH4 तो मैंने पढ़ा था एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में ही आना चाहिए, नहीं। LiAlH4 हर जगह रिड्यूस करता है, जिस तरह से कि MnO4 हर जगह ऑक्सीडाइज करता है। कोई एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कोई डिहैलोजिनेटिंग एजेंट है। इस तरह से अलग अलग एजेंट्स के अपने अपने काम हैं। अगर आप इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ किस चैप्टर में आती है, लेकिन वो रिएजेंट यही काम करता है, और आपने सारे इस तरह से पॉइंट बना लिए कि ये तो हो गए सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ये सारे डिहैलोजिनेटिंग एजेंट्स, इस तरह से सारे के सारे एजेंट्स आपने कर लिए अपने मुट्ठी में, तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। क्योंकि आपको फिर क्या होता है, आपने कितने तरह से अपने क्वेश्चन को सिक्योर कर लिया। आपको एक तो सीधा सीधा पूछ लिया, तब आपका क्वेश्चन निकल गया। कितने बार आपको स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फिर A B C D करके लास्ट में E पूछ लेते हैं, तो आपके बीच में कभी कभी ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो आपने कोई चैप्टर से याद नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने ये याद किया हुआ है कि ये
सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेट करता है तो आपको पता होगा कि यहाँ बस H2O निकाल दें। इस तरह से आपके वो सारे क्वेश्चन ऐसे वाले ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ होल दिमाग में कंडेंस हो जाएगी। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने वाले कितने भी चैप्टर्स पढ़ें, उसको रीएजेंट्स के हिसाब से पढ़ें कि ये रीएजेंट ये एक्ट करता है, ये रीएजेंट ये एक्ट करता है। क्योंकि नीट बहुत मुश्किल पेपर नहीं है कि आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, कम से कम रीएजेंट क्या करता है ये भी आता हो, आपको क्वेश्चन निकल जाए। नेक्स्ट चीज़, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। वहाँ पे बस उन्होंने ये बोल दिया है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस है। लेकिन क्यों ना आप उसे स्टार्टिंग में ही समझें कि SN1 SN2 किस तरह वर्क कर रहा है, E1 E2 E1C भी किस तरह से एक्ट कर रहा है, एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल एडिशन हो, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो तो किस तरह से एक्ट कर रहा है। इस तरह से आपने अगर सारे रिएक्शन के बेसिक्स समझ लिए तो वही रिएक्शंस अलग अलग तरह से नेम के साथ आ जाएंगे। लेकिन आपके लिए तो बेसिक होगा ना कि आपको पता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक, तो वो कहीं पे भी आए, किसी भी नाम से आए, किसी भी चैप्टर में आए, का काम तो आसान हो चुका है, आपको समझना आसान हो चुका है, याद रखना भी आसान हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने आप पे ध्यान रखें कि किस तरह से आपने अपने रिएक्शन को समझा है। इससे और भी फ़ायदे होंगे आपको। ये भी क्वेश्चंस हो जाएंगे कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, बेसिसिटी ज़्यादा है, वो पूछ लेते हैं। कितना पूछ लेते हैं कौन सा न्यूक्लियोफाइल के साथ अच्छा रिएक्ट करेगा, कौन सा अच्छा नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपने समझ लिया है कौन किस तरह से रिएक्ट करता है एज अ मैकेनिज्म। इस तरह से नहीं कि आपने रट लिया है कि इस तरह से ही हो रहा है क्लेमेंसन रिएक्शन, इसी तरीके से हो रहा है रोजमंड रिएक्शन। इस तरह से आपको नहीं समझना चाहिए। आपको अपने रिएक्शंस को पहले ही समझ लें, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इस समय नहीं समझेंगे ये सोच के कि आगे चैप्टर्स में आएगा, चैप्टर्स में समझाएंगे सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म को, बट एक बार में पहले ही समझ लें। फिर पांचवी चीज़ आती है वो एक्सट्रैक्शन और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाली। उसमें तो कोई ध्यान नहीं देता, आप भी ध्यान ना दो तो कोई बात नहीं, बस पेपर से पहले एक बार पढ़ के चले जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन उस पर आ जाता है, 4 मार्क्स खो बैठोगे नहीं पढ़ोगे। ऐसी गलतियां मैंने भी की हैं, बाकी बच्चों ने भी की हैं, आप मत करें। अगर आपने ये सारी पॉइंट्स अपने दिमाग में रख ली तो आपके पास हाइड्रोकार्बन से लेके एमीन तक हर एक चैप्टर आपके मुट्ठी में है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपने पूरे तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने का एक तरीका सोच लिया। जिसने भी रिएजेंट से पढ़ना शुरू कर दिया, रिएजेंट्स के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया, उसको दिक्कत आ ही नहीं सकती। दिक्कत सिर्फ उन्हीं को आएगी जो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं कि ये तो हेलो एल्कीन्स का है, ये रहा अल्कोहल का, ये रहा एल्डिहाइड का। इस तरह से नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको इस तरह पढ़ा जाता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका डिहाइड्रोहेलोजनेशन एजेंट। इस तरह से ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो पाती है। नहीं तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर बांट के रखोगे ना, दिमाग में सब बिखरा रहेगा। ऐसे कंडेंस हो जाता है जब आप ऐसे रिएजेंट्स के हिसाब से पढ़ते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से पढ़ते हो। यही गलतियां बच्चे करते हैं, जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। सिर्फ 11th के बच्चे को नहीं जो GOC पढ़ रहा है, कि आपका अगर केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया, आपके ड्रॉप ईयर में अगर मौका है कि आप अपना पूरा अप्रोच ही बदल दो, आप इस तरह से पढ़ो। आपको मैं कुछ फोटोज़ यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से रिएजेंट्स के नोट्स आपको बनाने चाहिए। इसी तरह से आप बनाएं, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वर्क करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोर देगी आपको। So thank you for watching. This is all for today, and I will see you in the next video of Stance.